दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा इतिहास का प्रैक्टिस सेट, जो टीजीटी सामाजिक विज्ञान और पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों ये वीडियो टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, टीजीटी पीजीटी इतिहास का प्रैक्टिस सेट संख्या 11। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए, बौद्ध संघ स्थिविरवादी और महासांघिक जैसे दो भागों में टूटा था। आपको बताना है कि किस सभा में, प्रथम धर्म सभा में, द्वितीय धर्म सभा में, तृतीय धर्म सभा में या चतुर्थ धर्म सभा में। दोस्तों आपको बताना है कि बौद्ध संघ स्थिविरवादी और महासांघिक जैसे दो भागों में किस सभा में टूटा था। तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, द्वितीय धर्म सभा में। देखिए, द्वितीय धर्म सभा या द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईस्वी का आयोजन वैशाली में शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के समय में हुआ था और इस संगीत या धर्म सभा में विभेद के कारण बौद्ध संघ दो भागों में बंट गया। एक था स्थिविरवादी और दूसरा महासांघिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर वैदिक पाठों से संबंधित पुरातात्विक संस्कृति है। ऑप्शन देखिए, गेर वर्णी मृदभांड, काले एवं लाल मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड या फिर उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड। तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तर वैदिक पात्रों से संबंधित पुरातात्विक संस्कृति चित्रित धूसर मृदभांड है। चित्रित धूसर मृदभांड मुख्यतः उत्तर वैदिक काल से संबंधित है और इसकी खोज सबसे पहले बीवी लाल द्वारा अहिच्छत्र में की गई थी। इन मृदभांडों को आर्यों का प्रतिनिधि माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण किस स्थान के आधार पर किया गया था। आपको बताना है गैरिक मृदभांड पात्र जो हैं इनका नामकरण किस आधार पर हुआ है। ऑप्शन है अहिच्छत्र, नोह, कौशाम्बी या फिर हस्तिनापुर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, हस्तिनापुर। दोस्तों गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण बीबी लाल ने हस्तिनापुर नामक स्थल के आधार पर किया और इस मृदभांड का मुख्यतः संबंध उत्तर हड़प्पा या ताम्रपाषाण काल से है। इनकी खोज 1950 में बीबी लाल ने बिसौली और राजरूप परसू में की थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है व्हीलर, प्रिंसेप, मार्शल या फिर कनिंघम को। तो सही उत्तर है दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है और 1861 में 47 वर्ष की अवस्था में कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। ऑप्शन देखिए तांबा, लिपि, मृदभांड या फिर नगर नियोजन। तो सही उत्तर है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण मृदभांड है और मृदभांडों की प्राप्ति के आधार पर ही सैंधव सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखा जाता है। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध आर्यों से माना जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता को मृदभांडों के आधार पर आर्यों से पूर्व रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। पूर्व आर्य, उत्तर आर्य, कुषाण या फिर मौर्य। आपको बताना है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। देखिए उत्तर है दोस्तों मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। सैंधव सभ्यता में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि इस काल में भी मूर्ति पूजा का प्रचलन था।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस सैंधव स्थल से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मुहर मिली है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर बनवाली। तो उत्तर है दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सैंधव सभ्यता के प्रमुख नगर थे और मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान वहां पर एक कुबड़ वाले बैल की आकृति की मुहर मिली है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कठोपनिषद। दोस्तों महत्वपूर्ण उपनिषद है कठोपनिषद। ये किसका उपनिषद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो सही उत्तर है दोस्तों कठोपनिषद जो है यजुर्वेदीय उपनिषद है और कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। इसी उपनिषद में यम नचिकेता संवाद का वर्णन किया गया है। देखिए कठोपनिषद में दोस्तों यम और नचिकेता संवाद का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति किसका प्रतीक है? अर्धनारीश्वर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और अर्धनारीश्वर की कल्पना आप जानते हैं कि गुप्त काल में हुई थी। अर्धनारीश्वर मूर्ति किसका प्रतीक माना जाता है? तो उत्तर है दोस्तों अर्धनारीश्वर देव और उनकी शक्ति का योग का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों अर्धनारीश्वर में देव और उनकी शक्ति यानी पुरुष और प्रकृति के योग को दर्शाता है। प्राचीन युग में भगवान शिव की कल्पना अर्धनारीश्वर के रूप में की गई है। अगला प्रश्न देखिए, राम और हनुमान की पहली भेंट रामायण के किस कांड में वर्णित है? आपको बताना है बालकांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड या फिर अरण्य कांड। तो सही उत्तर है दोस्तों भगवान राम और हनुमान की भेंट का सर्वप्रथम उल्लेख किष्किंधा कांड में किया गया है। दोस्तों वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में रचित रामायण 7 कांडों में विभक्त है और किष्किंधा कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट रामायण में वर्णित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से विख्यात है? आपको बताना है। दोस्तों इसमें ऑप्शन देख लीजिए, अजातशत्रु, महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कालाशोक। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी महापद्म नंद। दोस्तों महापद्म नंद मगध का शासक था। इसको पुराणों में सर्वछत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। महापद्म नंद का संबंध नंद वंश से है। इसकी स्थापना शिशुनाग वंश के पश्चात हुई थी। अपरो परशुराम का अर्थ होता है दूसरा परशुराम और महापद्म नंद अपरो परशुराम के नाम से विख्यात है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक नामक गणराज्य की राजधानी क्या थी? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके मस्सग, कठ, अभिसार या फिर ग्लौसाई। तो सही उत्तर है दोस्तों सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक नामक गणराज्य की राजधानी मस्सग थी। दोस्तों सिकंदर का आक्रमण जब हुआ तो अश्वक नामक गणराज्य इसकी राजधानी मस्सग थी। यह एक सीमावर्ती राज्य था और यहाँ की स्त्रियों द्वारा शस्त्र धारण किए जाने का उल्लेख यूनानी स्रोतों में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उदारता, करुणा और सहिष्णुता के त्रिविध आधार पर किस शासक ने राजधर्म की कल्पना की थी? ऑप्शन है आपके अशोक, अकबर, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो उत्तर है दोस्तों सम्राट अशोक। देखिए अशोक मौर्यकालीन शासक था और उसने कलिंग युद्ध के पश्चात अपनी नीति में परिवर्तन किया। उसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति का अनुसरण करके उदारता, करुणा और सहिष्णुता के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को पराजित किया था? ऑप्शन देखिए पांग यांग, पांचाऊ, होटी या वांगटी। आपको बताना है कि किस चीनी जनरल ने कुषाण वंश के शासक कनिष्क को पराजित किया था। तो दोस्तों चीनी साक्ष्यों से ये पता चलता है कि हान वंश के शासक के आदेश पर जनरल पेन चाऊ या पान चाऊ ने दोस्तों 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के मध्य दोस्तों चीनी तुर्किस्तान की विजय के दौरान कनिष्क को पराजित किया था। तो सही उत्तर ऑप्शन बी पेन चाऊ चीनी जनरल था। इसने कुषाण शासक कनिष्क को पराजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्मशास्त्रों में भूमि राजस्व की दर कितनी थी? 1/2, 1/3, 1/4 या फिर 1/6। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 1/6।
देखिए, प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों में राजस्व या कर की सामान्य दर 1/6 भाग स्वीकार किया गया है और प्राचीन भारत के शासकों द्वारा सामान्यतः इसी दर को राजस्व के रूप में अंगीकृत किया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्म का सिद्धांत। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा, न्याय, वेदांत या फिर वैशेषिक? तो सही उत्तर है, देखिए, कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है और इस दर्शन के प्रमुख आचार्य कुमारिल भट्ट थे, जिन्होंने अपने तर्कों से बौद्ध सिद्धांतों का खंडन किया था और कर्म का सिद्धांत मुख्य रूप से मीमांसा दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कविवाण कहाँ का निवासी था? भोजपुर, थानेश्वर, पाटलिपुत्र या फिर औरंगाबाद? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, औरंगाबाद। देखिए, औरंगाबाद दोस्तों, कविवाण जिसका पूरा नाम बाणभट्ट था, ये वर्तमान बिहार के औरंगाबाद जिले के प्रीथिकुटा गांव से था और इसकी रचनाएं हर्षचरित्र और कादम्बरी हैं। दोस्तों, बाणभट्ट वर्तमान बिहार के औरंगाबाद जिले के प्रीथिकुटा गांव का रहने वाला था और इसकी रचनाएं हर्षचरित और कादम्बरी हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में आप जानते हैं और अजंता एलोरा की चित्रकारी विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपको बताना है कि किसने अजंता की कला को प्रश्रय दिया था। ऑप्शन है आपके वाकाटक, पल्लव, गंग या फिर चालुक्य। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, वाकाटक। दोस्तों, वाकाटक शासकों जिसमें हरिसेना प्रमुख था, उसके संरक्षण में अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा उत्कीर्ण की गई थीं। तो याद कर लीजिए, अजंता कला को प्रश्रय दिया था वाकाटक वंश के शासकों ने और हरिसेना एक प्रमुख शासक था, उसके संरक्षण में अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा चित्रित या उत्कीर्ण की गई थीं। अगला प्रश्न देखिए, एम्फोरा जार होता था, क्या होता था? ऑप्शन है चित्रित धूसर जार, काली और लाल मिट्टी का जार, लंबा और दोनों तरफ हत्थे वाला जार या फिर छिद्र युक्त जार? तो सही उत्तर है दोस्तों, एम्फोरा जार लंबा और दोनों तरफ हत्थे वाला जार होता था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए, ये इसका प्राचीन काल में तेल और शराब के लिए, यानी एम्फोरा जार का प्रयोग प्राचीन काल में तेल और शराब के लिए होता था और इसके अवशेष अरिकामेडु से मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस तमिल ग्रंथ को लघु वेद की संज्ञा दी गई है? कलिंग तुपर्णी, पेरियार पुराणम, कुरल या फिर नंदी कलम्बकम? तो सही उत्तर क्या है? उत्तर है दोस्तों, कुराल नामक तमिल ग्रंथ को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। कुराल को तमिल साहित्य का बाइबिल या लघु वेद की संज्ञा दी जाती है और इसको मुप्पाल श्री कहा जाता है। इसके रचनाकार तिरुवल्लुर थे। तो सही उत्तर है, कुराल को तमिल वेद या तमिल ग्रंथ का लघु वेद भी कहा जाता है और इसके रचयिता तिरुवल्लुर थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनऊती? तो सही उत्तर है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। देखिए, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में शासक बना। इसकी राजधानी लाहौर थी और अपनी आंतरिक समस्याओं की वजह से वह कभी दिल्ली नहीं आ सका। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया था। वहाँ का शासक भीम द्वितीय, देखिए, भीम द्वितीय अपनी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में गोरी को पराजित किया और गोरी की ये भारत में पहली पराजय थी। तो याद कर लीजिए, मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित करने वाला गुजरात का शासक भीम द्वितीय था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन है ऐवाज, नसीरुद्दीन महमूद, अली मर्दान या फिर मालिक जानी? तो सही उत्तर है, इल्तुतमिश में बिहार शरीफ पर अधिकार करके ऐवाज को पराजित किया, जिसने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार की। बाद में ऐवाज के स्थान पर मालिक जानी, देखिए, मलिक जानी को ऐवाज के स्थान पर बिहार का पहला सूबेदार नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? ऑप्शन है आपके बलवन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी या मुबारक शाह। तो सही उत्तर है दोस्तों बलवन। बलवन ने गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद के दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि जो थी वो अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ऑप्शन है बलवन, अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। तो सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। उसने मिल्क, वक्फ आदि के रूप में मिली भूमि को छीन लिया था। तो सही उत्तर है अलाउद्दीन जो था उसके शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? सैयद, लोदी, खिलजी या फिर तुगलक। आपको बताना है कि इन सल्तनतकालीन शासकों में अफगान मूल के कौन थे। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, लोदी। दोस्तों लोदी वंश के शासक मूलतः अफगान मूल के थे और इस वंश की स्थापना 1451 में बहलोल लोदी ने किया था। इस वंश ने 1451 से 1526 तक दिल्ली में शासन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तैमूर। तैमूर के आक्रमण के बाद किस वंश का राज स्थापित हुआ था? ऑप्शन देखिए, लोदी, सैयद, तुगलक या फिर मुगल। तो सही उत्तर है दोस्तों तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ था। देखिए दोस्तों तैमूर के आक्रमण जब हुआ था तो तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली पर सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ और 1414 में खिज्र खान ने दिल्ली पर अधिकार करके सैयद वंश की नींव डाली थी। तो याद कर लीजिए तैमूर के आक्रमण के समय सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस शासक के साथ लड़ा था? तो उत्तर है कुली कुतुब शाह। देखिए दोस्तों कृष्णदेव राय ने सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी और इस युद्ध में कुतुबशाही सेना पराजित हुई थी। तो उत्तर है कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह से लड़ा था। अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो उत्तर है दोस्तों बुक्का प्रथम। देखिए विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम ने दोस्तों 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना दूतमंडल भेजा था और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। तो याद कर लीजिए विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी और बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सल्तनत काल के सिक्के देखिए टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो टंका और जीतल के बारे में आप जानते हैं। टंका चांदी का होता था, ससगनी जीतल तांबे का होता था। और ससगनी के बारे में पूछा जा रहा है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के थे? तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, टंका और ससगनी ये चांदी के सिक्के थे। जीतल जो है वो तांबे का सिक्का था। देखिए जो है सल्तनत कालीन सिक्का टंका, ससगनी ये चांदी के, जीतल तांबे का होता था और इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। टंका और जीतल का अनुपात 1 और 48 का था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर। देखिए विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, ये कहाँ अवस्थित हैं? वेल्लूर, भद्राचलम, हम्पी या फिर श्रीरंगम। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, हम्पी। देखिए हम्पी जो है दोस्तों यहाँ पे प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर स्थित है। विट्ठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने राजधानी हम्पी में करवाया था और इसमें 56 तक्षित स्तंभ हैं जिनको ठोंकने पर या थोड़ा जो है हिलाने पर इसमें से सा रे गा मा की ध्वनि निकलती है। तो दोस्तों विट्ठल मंदिर इसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, ये हम्पी में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है सोमदेव,
जैता, नाथा या फिर अभिकवि। तो मेवाड़ के राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था और इस स्तंभ के प्रशस्तिकार अभिकवि और महेश थे। देखिए, अभिकवि और महेश जो थे ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक थे दोस्तों। और इस स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था। देखिए, जैता ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अभिकवि और महेश थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अलाउद्दीन मसूद शाह? उत्तर है दोस्तों अलाउद्दीन मसूद शाह। देखिए, अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पे सबसे पहले अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम का नाम अंकित हुआ था और अलाउद्दीन मसूद शाह गुलाम वंश का शासक था जिसने 1242 से 1246 के मध्य दिल्ली पर शासन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो उत्तर है दोस्तों 1479 में बहलोल लोदी ने सरकी वंश के अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करके जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था और 1394 में मलिक सरवर ने स्वतंत्र सरवर सरकी राज्य की स्थापना की थी। तो उत्तर है दोस्तों जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। देखिए, हुसैन शाह को हराकर जो बहलोल लोदी ने सरकी वंश के अंतिम शासक हुसैन शाह को हराकर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया था। अगला प्रश्न है स्थापत्य कला से। देखिए, गुजरी महल किसने बनवाया था? ऑप्शन है सूरज सेन, मान सिंह, तेजकरण या फिर अकबर ने। तो उत्तर है मान सिंह के द्वारा गुजरी महल का निर्माण करवाया गया था। राजा मान सिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में गुजरी महल का निर्माण करवाया और इस महल पर अकबर कालीन शैलियों की सुंदर छाप पड़ी है। अगला प्रश्न है बुद्ध और मीराबाई। दोस्तों, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में प्रमुख समानता क्या थी आपको बताना है। अहिंसा व्रत का पालन, निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुखपूर्ण है और सत्य बोलना। तो उत्तर है दोस्तों बुद्ध और मीराबाई ने संसार को दुखपूर्ण माना है। दुख बौद्ध धर्म के चतुर्थ आर्य सत्यों में से प्रथम है और मीराबाई कृष्ण की भक्त थीं। उन्होंने कृष्ण भक्ति में कई पदों की रचना की है। बुद्ध और मीरा के जीवन दर्शन में ये समानता थी कि दोनों ने माना कि संसार दुखपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मलूक दास एक संत कवि थे। आपको बताना है कहाँ के रहने वाले, आगरा के, अयोध्या के, काशी के या फिर कड़ा के। दोस्तों, संत मलूक दास का जन्म 1574 में वर्तमान कौसाम्बी के कड़ा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम लाला सुंदर दास खत्री था और मलूक दास का एक प्रसिद्ध दोहा विख्यात है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अगला प्रश्न देखिए, राग गोविंद। राग गोविंद के रचनाकार कौन हैं? दोस्तों, मीराबाई कृष्ण भक्त थी। इन्होंने 4 ग्रंथों की रचना की थी, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ। तो उत्तर है राग गोविंद के रचनाकार मीराबाई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? ऑप्शन है अमीर हसन, अमीर खुसरो, अबू तालिब कलीम या चंद्रभान ब्राह्मण। तो अमीर हसन ए दहलवी। देखिए, ऑप्शन ए आपका सही है। अमीर हसन ए दहलवी को उनकी उच्च गजलों के कारण भारत का सादी कहा गया है। अमीर हसन बलवन के काल के प्रसिद्ध विद्वान थे और फवायद अल फवाद उनकी प्रसिद्ध कृति है। तो उत्तर है दोस्तों भारत का सादी अमीर हसन ए दहलवी को कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन सा एक उच्च शिक्षित था? बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या फिर शेर शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, शेर शाह मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित था। शेर शाह सूरी मध्ययुगीन शासकों में सर्वाधिक शिक्षित था। उसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। जौनपुर उस समय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था और जौनपुर को पूर्व के सिराज के नाम से जाना जाता था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था, आपको बताना है। अधम खां, बैरम खां, बाज बहादुर या फिर पीर मोहम्मद। तो उत्तर है दोस्तों, अधम खां को अकबर ने स्वयं मारा था। अधम खां माहम अनगा का पुत्र था। उसको अकबर ने स्वयं मारा था क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री आगा खां की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। ऑप्शन देखिए, अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खां या शक्ति सिंह। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खां सूर थे। दोस्तों 1576 में राणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह और आसफ खां के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें राणा प्रताप की तरफ से सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व हकीम खां सूर कर रहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर महल आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। दिल्ली में, औरंगाबाद में, आगरा में या फिर लाहौर में। तो उत्तर है दोस्तों जहांगीर महल दोस्तों ये आगरा के किले में स्थित है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जहांगीर महल, ये कहाँ स्थित है। तो जहांगीर महल आगरा में स्थित है। अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कराया था, जिसके अंदर बलुआ लाल पत्थर से कई भवन निर्मित हैं। जहांगीर महल आगरा के किले में स्थित है और इस महल की प्रेरणा ग्वालियर के मान सिंह महल से ली गई है। अगला प्रश्न है मुगल कालीन कला संस्कृति से। देखिए मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। ऑप्शन है अबुल हसन, दसवंत, किशन दास या फिर उस्ताद मंसूर। तो उत्तर है दसवंत। दोस्तों दसवंत जो था अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, जिससे अकबर अत्यधिक प्रभावित हुआ था। अकबर कालीन अन्य चित्रकारों में बसावन, केशव, फारूक और महेश आदि थे। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट किस राज्य में स्थित है वर्तमान में। ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर है दोस्तों धर्मट जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट धर्मट नामक स्थान है। और यहाँ पे 15 अप्रैल 1658 को दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ था। इसमें औरंगजेब विजयी हुआ था और शाही सेना की पराजय से दारा सिकोह की दुर्बलता प्रकट हुई। शाही सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह और कासिम खान कर रहे थे। तो देखिए औरंगजेब ने जसवंत सिंह को 1658 में धर्मट के युद्ध में पराजित किया था और धर्मट वर्तमान में उज्जैन के पास मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये स्थल था बिहार। देखिए यूरोप वासियों को बिहार से सर्वोत्तम किस्म का सोरा और अफीम प्राप्त होता था। अगला प्रश्न देखिए आधुनिक भारत के इतिहास से है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी, आपको बताना है। तो उत्तर है 12 अगस्त 1765। दोस्तों 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान के द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले में कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना था। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह जो कि पंजाब के शासक थे, महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था। हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह या फिर नवनिहाल सिंह। तो उत्तर है ऑप्शन बी, खड़क सिंह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। और 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खड़क सिंह गद्दी पर बैठा और रणजीत सिंह का संबंध तत्कालीन सुकरचकिया मिसल से था। दोस्तों अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति का संबंध किससे है। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, डलहौजी, हेनरी लॉरेंस या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो सही उत्तर है सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग्स से है। और वारेन हेस्टिंग्स और बेलेजली दोस्तों इससे संबंधित थी सुरक्षा प्रकोष्ठ। और इस नीति के तहत पड़ोसी राज्य की सीमा की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई गई थी।
अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सुगौली की संधि हुई थी किस वर्ष में? दोस्तों सुगौली की संधि जो है ये आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816, इसके गवर्नर जनरल काल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में 1813 से 1823 में हुई थी, जो कि 1816 की सुगौली संधि से समाप्त हुई। तो सुगौली की संधि जो है आंग्ल नेपाल युद्ध के समाप्ति के फलस्वरूप 1816 में हुई थी। अगला प्रश्न है, किसने ये विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ऑप्शन है तिलक, नौरोजी, मार्क्स या फिर स्मिथ। तो सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। दोस्तों कार्ल मार्क्स ने ये विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई, जिनको कि झांसी वाली रानी कहा जाता है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? ऑप्शन है ह्यूरोज, गफ, नील या हैवलॉक। तो उत्तर है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई को ह्यूरोज का, जनरल ह्यूरोज का सामना करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज के साथ युद्ध करते हुए 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह से संबंधित। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ऑप्शन है अली मुल्लाह, विरजिस कादिर, बख्त खां या फिर हसन खान को। तो उत्तर है ऑप्शन सी, बख्त खान को। दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का उपाधि दिया था, जो कि एक पश्तून था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल को मुख्य सेनापति घोषित किया, लेकिन विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास ही था। अगला प्रश्न है दोस्तों पागलपंथी विद्रोह। देखिए पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था किसका? भीलों का, गारों का, गोड़ों का या फिर कोलियों का? तो उत्तर है गारों का। दोस्तों पागलपंथी विद्रोह गारो जनजाति का विद्रोह था और पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था और करम शाह के पुत्र टीपू ने जमींदारों द्वारा कृषकों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। 1825 ईस्वी में शेरपुर पर उसने अधिकार भी कर लिया था। तो पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः गारो का एक विद्रोह था। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ऑप्शन है आपके एमजी रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के या ज्योतिबा फूले। तो दोस्तों वासुदेव बलवंत फड़के। दोस्तों वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित करके रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? देखिए कुकी जनजाति, खोंद जनजाति, उरांव या नाइकदा। तो उत्तर है दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मानव बलि प्रथा उस समय एक महत्वपूर्ण कुरीति थी अंग्रेजों के समय में। मानव बलि प्रथा खोंद जनजाति के लोगों ने दोस्तों 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिसका नेतृत्व चक्र विसोई ने किया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण मानव बल यानी मरीहा प्रथा को प्रतिबंधित करने और नए करों का लगाया जाना था। तो ये खोंद जनजाति ने मानव प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है द एज ऑफ कंसेंट एक्ट। देखिए द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो उत्तर है दोस्तों महान पारसी सुधारक बहराम जी एम मालाबारी के प्रयासों से 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम। देखिए 1891 में सम्मत आयु अधिनियम, जिसको कि द एज ऑफ कंसेंट एक्ट कहा जाता है, ये पारित हुआ था। और बहराम जी एम मालाबारी ने बाल विवाह के खिलाफ और विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन भी किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो उत्तर है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931।
दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला और इसी अधिवेशन में यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जिसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन इसका आयोजन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक किया गया था। तो ये गोलमेज सम्मेलन 1932 तीसरा गोलमेज सम्मेलन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जिन्ना, शौकत अली या फिर मोतीलाल नेहरू। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। खिलाफत सम्मेलन तुर्की साम्राज्य के विभाजन को लेकर भारतीय मुसलमानों ने वर्ष 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया और सितंबर 1919 में आंदोलन के संचालन के लिए अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था और 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में इस कमेटी का सम्मेलन आयोजित किया गया जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। तो वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन देखिए, जी.के. गोखले, सी.आर. दास, बी.सी. पाल या फिर तिलक। तो उत्तर है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु सी.आर. दास थे। दोस्तों बोस ने दास के साथ वर्ष 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध किया था और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु सी.आर. दास थे। एक प्रश्न आता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और आपके लिए एक प्रश्न है जो टीजीटी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ये है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, बेवेल योजना या फिर साइमन कमीशन। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भारत भेजा गया था जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। तो देखिए कैबिनेट मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत आया था और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और इसके अन्य सदस्यों में स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर थे। अगला प्रश्न यानी इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, राधा स्वामी सत्संग या राधा स्वामी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आगरा के संत प्रसिद्ध शिवदयाल साहब। देखिए आगरा के प्रसिद्ध संत शिवदयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना वर्ष 1861 में की थी। देखिए राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिवदयाल साहब ने 1861 में की थी और इनका उद्देश्य व्यक्तिगत सुधार और लोक कल्याण करना था। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, टीजीटी पीजीटी परीक्षा इतिहास का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व किया। ये वीडियो टीजीटी पीजीटी परीक्षा इतिहास के साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड तथा नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।